चलिए फिगर 15.8 सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट को बोलिए। रिवाइज कीजिए 15.4.3.3 साइटोकाइनिन्स को। बताइए साइटोकाइनिन्स की किस पर स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं। जी हाँ, साइटोकाइनिन की साइटोकाइनेसिस पर स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं। जी हाँ, साइटोकाइनिन्स के साइटोकाइनेसिस पर स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं। बताइए साइटोकाइनिन्स को किस रूप में डिस्कवर किया गया था। जी हाँ, साइटोकाइनिन्स के साइटोकाइनेसिस पर स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं। इसे काइनेटिन के रूप में ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से डिस्कवर किया गया था। जी हाँ, साइटोकाइनिन्स के साइटोकाइनेसिस पर स्पेसिफिक इफेक्ट होते हैं। इसे काइनेटिन के रूप में ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से डिस्कवर किया गया था। बताइए काइनेटिन किसका मॉडिफाइड रूप है और क्या काइनेटिन प्लांट्स में नेचुरली पाया जाता है। जी हाँ, काइनेटिन एडेनिन का मॉडिफाइड रूप है। एडेनिन एक प्यूरिन है। काइनेटिन प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता है। जी हाँ, काइनेटिन एडेनिन का मॉडिफाइड रूप है जो कि एक प्यूरिन है। काइनेटिन प्लांट्स में नेचुरली नहीं पाया जाता है। साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज वाले नेचुरल सब्सटेंस की खोज के क्रम में कॉर्न कर्नल्स तथा कोकोनट मिल्क से जियाटिन आइसोलेट किया गया। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज वाले नेचुरल सब्सटेंसेस की खोज के क्रम में कॉर्न कर्नल्स तथा कोकोनट मिल्क से जियाटिन आइसोलेट किया गया। जी हाँ, साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज वाले नेचुरल सब्सटेंसेस की खोज के क्रम में कॉर्न कर्नल्स तथा कोकोनट मिल्क से जियाटिन आइसोलेट किया गया। बताइए क्या जियाटिन की खोज के बाद कई नेचुरली ऑक्यूरिंग साइटोकाइनिन्स तथा कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जिनमें सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाली एक्टिविटी होती है। जी हाँ, जियाटिन की खोज के बाद कई नेचुरली ऑक्यूरिंग साइटोकाइनिन्स तथा कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जिनमें सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाली एक्टिविटी होती है। जी हाँ, जियाटिन की खोज के बाद कई नेचुरली ऑक्यूरिंग साइटोकाइनिन्स तथा कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जिनमें सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाली एक्टिविटी होती है। बताइए नेचुरल साइटोकाइनिन्स किन रीजन में सिंथेसाइज्ड होते हैं। जी हाँ, नेचुरल साइटोकाइनिन्स उन रीजन में सिंथेसाइज्ड होते हैं जहाँ रैपिड सेल डिवीजन होता है। जी हाँ, नेचुरल साइटोकाइनिन्स उन रीजन में सिंथेसाइज्ड होते हैं जहाँ रैपिड सेल डिवीजन होता है। एग्जाम्पल के लिए रूट एपाइसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स तथा यंग फ्रूट्स आदि। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए रूट एपाइसिस, डेवलपिंग शूट बर्ड्स तथा यंग फ्रूट्स आदि। जी हाँ, बताइए साइटोकाइनिन्स क्या करता है। जी हाँ, साइटोकाइनिन्स यह नई पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, लैटरल शूट ग्रोथ तथा एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में सहायता करता है। जी हाँ, साइटोकाइनिन्स यह नई पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, लैटरल शूट ग्रोथ तथा एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन में सहायता करता है। बताइए क्या साइटोकाइनिन्स एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम यानी कि छुटकारा करने में सहायता करता है और क्या ये न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है जिससे लीफ सेनेसेंसी को डिले करने में हेल्प मिलती है। जी हाँ, साइटोकाइनिन्स एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में सहायता करता है। ये न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है जिससे लीफ सेनेसेंसी को डिले करने में हेल्प मिलती है। जी हाँ, साइटोकाइनिन्स एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में सहायता करता है। ये न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है जिससे लीफ सेनेसेंसी को डिले करने में हेल्प मिलती है। रिवाइज कीजिए 15.4.3.4 इथाइलिन को। बताइए क्या इथाइलिन एक सिंपल गैसियस पीजीआर है और यह भी बताइए यह किसके द्वारा सिंथेसाइज्ड होती है। जी हाँ, इथाइलिन एक सिंपल गैसियस पीजीआर है। यह अंडरगोइंग सेनेसेंस टिश्यू तथा राइप फ्रूट्स के द्वारा लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज्ड होती है।
यह शेड्यूलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक्सिस की स्वेलिंग तथा डाइकोट सीडलिंग में एपिकल हुक फॉर्मेशन पर प्रभाव डालती है। जी हाँ, इथाइलिन एक सिंपल गैसियस पीजीआर है। यह अंडरगोइंग सेनेसेंस टिश्यू तथा राइप फ्रूट्स के द्वारा लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज्ड होती है। यह शेड्यूलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक्सिस की स्वेलिंग तथा डाइकोट सीडलिंग में एपिकल हुक फॉर्मेशन पर प्रभाव डालती है। जी हाँ, बताइए इथाइलिन किस पर अपना प्रभाव डालती है? जी हाँ, इथाइलिन यह शेड्यूलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक्सिस की स्वेलिंग तथा डाइकोट सीडलिंग में एपिकल हुक फॉर्मेशन पर प्रभाव डालती है। जी हाँ, इथाइलिन यह शेड्यूलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक्सिस की स्वेलिंग तथा डाइकोट सीडलिंग में एपिकल हुक फॉर्मेशन पर प्रभाव डालती है। बताइए इथाइलिन किसको प्रोमोट करता है? जी हाँ, इथाइलिन यह प्लांट ऑर्गेन्स स्पेशली लीव्स तथा फ्लावर के सेनेसेंस तथा एब्सीजन को प्रमोट करता है। यह फ्रूट राइपनिंग में क्या इफेक्टिव होता है? साथ में यह भी बताइए रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक किसको कहते हैं? जी हाँ, इथाइलिन प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीफ तथा फ्लावर के सेनेसेंस तथा एब्सीजन को प्रमोट करती है। यह फ्रूट राइपनिंग में बहुत इफेक्टिव होता है। फ्रूट राइपनिंग के दौरान यह रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देती है। इस रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाने को रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। जी हाँ, इथाइलिन प्लांट ऑर्गन स्पेशली लीफ तथा फ्लावर के सेनेसेंस तथा एब्सीजन को प्रमोट करती है। यह फ्रूट राइपनिंग में बहुत इफेक्टिव होता है। फ्रूट राइपनिंग के दौरान यह रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देती है। इस रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाने को रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक कहते हैं। बताइए क्या इथाइलिन सीड तथा बड डोरमेंसी को ब्रेक करती है? साथ ही यह बताइए पीड सीड्स में किसको इनिशिएट करती है? जी हाँ, इथाइलिन सीड तथा बड डोरमेंसी को ब्रेक करती है। इथाइलिन पीनट सीड्स में जर्मिनेशन को इनिशिएट करती है और पोटैटो ट्यूबर में स्प्रूटिंग करती है। जी हाँ, इथाइलिन सीड तथा बड डोरमेंसी को ब्रेक करती है। इथाइलिन पीनट सीड्स में जर्मिनेशन को इनिशिएट करती है और पोटैटो ट्यूबर में स्प्रूटिंग करती है। बताइए इथाइलिन डीप वाटर राइस प्लांट में किसको प्रमोट करती है? जी हाँ, इथाइलिन डीप वाटर राइस प्लांट्स में रैपिड इंटरनोड या पेटियल इलोंगेशन को प्रमोट करती है। जी हाँ, इथाइलिन डीप वाटर राइस प्लांट्स में रैपिड इंटरनोड या पेटियल इलोंगेशन को प्रमोट करती है। बताइए क्या इथाइलिन लिव्स या शूट के अपर पार्ट को वाटर के ऊपर रखने में सहायता करती है? जी हाँ, इथाइलिन यह लिव्स या शूट्स के अपर पार्ट को वाटर के ऊपर रखने में सहायता करती है। जी हाँ, इथाइलिन यह लिव्स या शूट्स के अपर पार्ट को वाटर के ऊपर रखने में सहायता करती है। बताइए इथाइलिन किस प्रकार से प्लांट की एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाने में सहायता करती है? जी हाँ, इथाइलिन रूट ग्रोथ तथा रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। इस प्रकार प्लांट की एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाने में सहायता करती है। बताइए इथाइलिन पाइनएप्पल में किसको इनिशिएट करती है? जी हाँ, इथाइलिन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इनिशिएट करने तथा फ्रूट सेट सिंक्रोनाइजिंग के लिए यूज होती है। जी हाँ, इथाइलिन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इनिशिएट करने तथा फ्रूट सेट सिंक्रोनाइजिंग के लिए यूज होती है। बताइए क्या इथाइलिन मैंगो में भी फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है? जी हाँ, इथाइलिन मैंगो में भी फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है। जी हाँ, इथाइलिन मैंगो में भी फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है। बताइए इथाइलिन किस प्रोसेस को रेगुलेट करती है? अतः यह एग्रीकल्चर में मोस्ट वाइडली यूज होने वाला पीजीआर है। जी हाँ, इथाइलिन कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करती है, अतः यह एग्रीकल्चर में मोस्ट वाइडली यूज होने वाली पीजीआर है। जी हाँ, इथाइलिन कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करती है, अतः यह एग्रीकल्चर में
मोस्ट वाइडली यूज होने वाली पीजीआर है। इथाइलिन सोर्स के रूप में मोस्ट वाइडली यूज होने वाला कंपाउंड कौन है? जी हाँ, इथाइलिन के सोर्स के रूप में मोस्ट वाइडली यूज होने वाला कंपाउंड इथिफोन है। जी हाँ, इथाइलिन के सोर्स के रूप में मोस्ट वाइडली यूज होने वाला कंपाउंड इथिफोन है। एक एक्वस सॉल्यूशन में इथिफोन का यूज करने पर क्या होता है? जी हाँ, एक एक्वस सॉल्यूशन में इथिफोन का यूज करने से ये पौधे में रेडियली एब्जॉर्ब हो जाता है और पौधे में ट्रांसपोर्ट होकर धीरे धीरे इथाइलिन रिलीज करता है। जी हाँ, एक एक्वस सॉल्यूशन में इथिफोन का यूज करने से ये पौधे में रेडियली एब्जॉर्ब हो जाता है और पौधे में ट्रांसपोर्ट होकर धीरे धीरे इथाइलिन रिलीज करता है। बताइए क्या इथिफोन टोमेटोज एवं एप्पल में फ्रूट राइपनिंग को बढ़ावा देता है तथा फ्लावर्स एवं फ्रूट्स में एब सीजन को एक्सेलरेट करता है? यानी कि क्या ये थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वेलनेट करता है? जी हाँ, एथिफोन टोमेटोज एवं एप्पल्स में फ्रूट राइपनिंग को बढ़ावा देता है तथा फ्लावर्स एवं फ्रूट में एब सीजन को एक्सेलरेट करता है। यानी कि यह थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी और वेलनट भी करता है। जी हाँ, एथिफोन टोमेटोज एवं एप्पल्स में फ्रूट राइपनिंग को बढ़ावा देता है तथा फ्लावर्स एवं फ्रूट में एब सीजन को एक्सेलरेट करता है। यानी कि यह थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी और वेलनट भी करता है। बताइए इथाइलिन कुकुम्बर में किसको प्रमोट करता है जिससे उत्पादन बढ़ जाता है? जी हाँ, इथाइलिन कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है जिससे उत्पादन बढ़ जाता है। जी हाँ, इथाइलिन कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है जिससे उत्पादन बढ़ जाता है। रिवाइज कीजिए 15.4.3.5। अबसिसिक एसिड को बताइए, अबसिसिक एसिड को किस लिए डिस्कवर किया गया? जी हाँ, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एबसिसिक एसिड यानी कि एबीए को एबसिजन तथा डोरमेंसी को रेगुलेट करने के लिए डिस्कवर किया गया, लेकिन अन्य पीजीआर्स की तरह इनका वाइड रेंज में प्लांट ग्रोथ तथा डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट होता है। जी हाँ, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एबसिसिक एसिड यानी कि एबीए को एबसिजन तथा डोरमेंसी को रेगुलेट करने के लिए डिस्कवर किया गया, लेकिन अन्य पीजीआर्स की तरह इनका वाइड रेंज में प्लांट ग्रोथ तथा डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट होता है। जी हाँ, बताइए एबीए क्या करता है? जी हाँ, एबीए एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर तथा प्लांट मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर की तरह काम करता है। जी हाँ, एबीए एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर तथा प्लांट मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर की तरह काम करता है। बताइए क्या एबीए सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है? और क्या यह एपिडर्मिस में स्टोमेटा की क्लोजिंग को स्टिमुलेट करता है तथा विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस को सहने के लिए प्लांट की क्षमता बढ़ाता है? जी हाँ, एबीए सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। यह एपिडर्मिस में स्टोमेटा की क्लोजिंग को स्टिमुलेट करता है तथा विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस को सहने के लिए प्लांट की क्षमता बढ़ाता है। इसी कारण एबीए को क्या कहा जाता है? जी हाँ, एबीए एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर तथा प्लांट मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर की तरह काम करता है। एबीए सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। यह एपिडर्मिस में स्टोमेटा की क्लोजिंग को स्टिमुलेट करता है तथा विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस को सहने के लिए प्लांट की क्षमता बढ़ाता है। इसी कारण एबीए को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जी हाँ, एबीए एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर तथा प्लांट मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर की तरह काम करता है। एबीए सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। यह एपिडर्मिस में स्टोमेटा की क्लोजिंग को स्टिमुलेट करता है तथा विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस को सहने के लिए प्लांट की क्षमता बढ़ाता है। इसी कारण एबीए को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। बताइए क्या एब्सिसिक एसिड यह सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन तथा डोरमेंसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? जी हाँ, एब्सिसिक एसिड यह सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन तथा डोरमेंसी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बताइए एबीए डोरमेंसी को इंड्यूस करता है जिसके द्वारा सीड डेसिकेशन तथा ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल फैक्टर्स को सहन कर सकता है। जी हाँ, एबीए डोरमेंसी को इंड्यूस करता है
जिसके द्वारा सीड डेसिकेशन तथा ग्रोथ के लिए अन्य अनफेवरेबल फैक्टर्स को सहन कर सकता है। अधिकतर एबीए जीएज के लिए एक एंटागोनिस्ट होते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, एबीए डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, जिसके द्वारा सीड डेसिकेशन तथा ग्रोथ के लिए अन्य अनफेवरेबल फैक्टर्स को सहन कर सकता है। अधिकतर एबीए जीएज के लिए एक एंटागोनिस्ट होते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ, डिफरेंशिएशन तथा डेवलपमेंट के लिए एक या अन्य पीजीआर कुछ न कुछ रोल प्ले करते हैं। इस तरह के रोल्स कॉम्प्लीमेंट्री या फिर एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं। ये इंडिविजुअलिस्टिक या सिनर्जिस्टिक हो सकते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ, डिफरेंशिएशन तथा डेवलपमेंट के लिए एक या अन्य पीजीआर कुछ न कुछ रोल प्ले करते हैं। इस तरह के रोल्स कॉम्प्लीमेंट्री या फिर एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं। ये इंडिविजुअलिस्टिक या सिनर्जिस्टिक हो सकते हैं। इस तरह प्लांट की लाइफ में कई इवेंट्स होते हैं जहां एक से अधिक पीजीआर इंटरेक्ट होकर इवेंट्स को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डोरमेंसी इन सीड्स, बर्ड्स, एबसीजन, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस एटसेट्रा। जी हाँ, हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ, डिफरेंशिएशन तथा डेवलपमेंट के लिए एक या अन्य पीजीआर कुछ न कुछ रोल प्ले करते हैं। इस तरह के रोल्स कॉम्प्लीमेंट्री या फिर एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं। ये इंडिविजुअलिस्टिक या सिनर्जिस्टिक हो सकते हैं। इस तरह प्लांट की लाइफ में कई इवेंट्स होते हैं जहां एक से अधिक पीजीआर इंटरेक्ट होकर इवेंट्स को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डोरमेंसी इन सीड्स, बर्ड्स, एबसीजन, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस एटसेट्रा। क्या पीजीआर का रोल एक प्रकार का इंट्रिंसिक कंट्रोल है? जी हाँ, पीजीआर का रोल एक प्रकार का इंट्रिंसिक कंट्रोल है। जी हाँ, पीजीआर का रोल एक प्रकार का इंट्रिंसिक कंट्रोल है। पीजीआर का रोल एक प्रकार का इंट्रिंसिक कंट्रोल है। जीनोमिक कंट्रोल एवं इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ये प्लांट्स के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, पीजीआर का रोल एक प्रकार का इंट्रिंसिक कंट्रोल है। जीनोमिक कंट्रोल एवं एक्सट्रिंसिक फैक्टर के साथ ये प्लांट्स के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी हाँ, पीजीआर का रोल एक प्रकार का इंट्रिंसिक कंट्रोल है। जीनोमिक कंट्रोल एवं एक्सट्रिंसिक फैक्टर के साथ ये प्लांट्स के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या कई एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर तथा लाइट पौधे की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को पीजीआर के जरिए कंट्रोल करते हैं? इनमें से कुछ इवेंट्स जैसे वर्नेलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट डेवलपमेंट एटसेट्रा हो सकते हैं। जी हाँ, कई एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर तथा लाइट पौधे की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को पीजीआर के जरिए कंट्रोल करते हैं। इनमें से कुछ इवेंट्स वर्नेलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट एटसेट्रा हो सकते हैं। जी हाँ, कई एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर तथा लाइट पौधे की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को पीजीआर के जरिए कंट्रोल करते हैं। इनमें से कुछ इवेंट्स वर्नेलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट एटसेट्रा हो सकते हैं। हम लोग फ्लावरिंग पर लाइट एवं टेम्परेचर दोनों एक्सट्रिंसिक फैक्टर के रोल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हम लोग फ्लावरिंग पर लाइट एवं टेम्परेचर दोनों एक्सट्रिंसिक फैक्टर के रोल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। रिवाइज कीजिए 15.5। फोटो पीरियोडिज्म को ऐसा ऑब्जर्व्ड किया गया है कि कुछ पौधे में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए लाइट के पीरियोडिक एक्सपोजर की आवश्यकता होती है। ये भी देखा गया है कि ऐसे पौधे एक्सपोजर टू लाइट की ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए सक्षम होते हैं। रिक्वायर्ड लाइट की ड्यूरेशन के आधार पर पौधे को 3 ग्रुप में रखा गया है। नाम बताइए इनका। जी हाँ, ऐसा ऑब्जर्व्ड किया गया है कि कुछ पौधे में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए लाइट के पीरियोडिक एक्सपोजर की आवश्यकता होती है। ये भी देखा गया है कि ऐसे पौधे एक्सपोजर टू लाइट की ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए सक्षम होते हैं।
रिक्वायर्ड लाइट की ड्यूरेशन के आधार पर पौधे को 3 ग्रुप में रखा गया है। फर्स्ट लॉन्ग डे प्लांट, सेकेंड शॉर्ट डे प्लांट एंड थर्ड डे न्यूट्रल प्लांट। जी हाँ, जी हाँ, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। बताइए लॉन्ग डे प्लांट किसको कहते हैं? जी हाँ, लॉन्ग डे प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें लाइट के एक्सपोजर की आवश्यकता क्रिटिकल ड्यूरेशन से अधिक पीरियड के लिए होती है। जी हाँ, लॉन्ग डे प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें लाइट के एक्सपोजर की आवश्यकता क्रिटिकल ड्यूरेशन से अधिक पीरियड के लिए होती है। शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं? जी हाँ, शॉर्ट डे प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जिनमें लाइट के एक्सपोजर की आवश्यकता क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम पीरियड के लिए होती है। इन्हें क्रिटिकल ड्यूरेशन आवश्यकता फ्लावरिंग से पहले होती है। क्रिटिकल ड्यूरेशन विभिन्न पौधे के लिए अलग अलग होती है। जी हाँ, शॉर्ट डे प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जिनमें लाइट के एक्सपोजर की आवश्यकता क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम पीरियड के लिए होती है। इन्हें क्रिटिकल ड्यूरेशन आवश्यकता फ्लावरिंग से पहले होती है। क्रिटिकल ड्यूरेशन विभिन्न पौधे के लिए अलग अलग होती है। डे न्यूट्रल प्लांट क्या होते हैं? जी हाँ, डे न्यूट्रल प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें लाइट ड्यूरेशन के एक्सपोजर तथा फ्लावरिंग रिस्पॉन्सेज में कोई रिलेशन नहीं होता है। जी हाँ, डे न्यूट्रल प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें लाइट ड्यूरेशन के एक्सपोजर तथा फ्लावरिंग रिस्पॉन्सेज में कोई रिलेशन नहीं होता है। अब यह भी मालूम है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड की तरह ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड की भी इक्वल इम्पोर्टेंस होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कुछ पौधे में फ्लावरिंग केवल लाइट तथा डार्क एक्सपोजर के कॉम्बिनेशन पर ही डिपेंड नहीं करती बल्कि उनके रिलेटिव ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड की तरह ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड की भी इक्वल इम्पोर्टेंस होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कुछ पौधे में फ्लावरिंग केवल लाइट तथा डार्क एक्सपोजर के कॉम्बिनेशन पर ही डिपेंड नहीं करती बल्कि उनके रिलेटिव ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करती है। जी हाँ, ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड की तरह ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड की भी इक्वल इम्पोर्टेंस होती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कुछ पौधे में फ्लावरिंग केवल लाइट तथा डार्क एक्सपोजर के कॉम्बिनेशन पर ही डिपेंड नहीं करती बल्कि उनके रिलेटिव ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करती है। बताइए फोटो पीरियोडिज्म क्या कहलाता है? जी हाँ, डे या नाइट के पीरियड के लिए प्लांट का रिस्पॉन्स फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है। जी हाँ, डे या नाइट के पीरियड के लिए प्लांट का रिस्पॉन्स फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है। फ्लावरिंग से पहले शूट एपाइसिस फ्लावरिंग एपाइसिस में मॉडिफाई होते हैं परंतु स्वयं फोटो पीरियड को परसीव नहीं कर सकते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, फ्लावरिंग से पहले शूट एपाइसिस फ्लावरिंग एपाइसिस में मॉडिफाई होते हैं परंतु वे यानी कि प्लांट की शूट एपाइसिस स्वयं फोटो पीरियड को परसीव नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, फ्लावरिंग से पहले शूट एपाइसिस फ्लावरिंग एपाइसिस में मॉडिफाई होते हैं परंतु वे यानी कि प्लांट की शूट एपाइसिस स्वयं फोटो पीरियड को परसीव नहीं कर सकती हैं। बताइए लाइट या डार्क ड्यूरेशन के परसेप्शन की साइट कौन होती है? जी हाँ, लाइट या डार्क ड्यूरेशन के परसेप्शन की साइट लिब्स होती है। जी हाँ, लाइट या डार्क ड्यूरेशन के परसेप्शन की साइट लिब्स होती है। हम जानते हैं कि हार्मोनल सब्सटेंस यानी कि फ्लोरिजन फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह हार्मोनल सब्सटेंस फ्लावरिंग को कब इंड्यूस करता है? जी हाँ, हम जानते हैं कि हार्मोनल सब्सटेंस यानी कि फ्लोरिजन फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह हार्मोनल सब्सटेंस फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए लिब्स से शूट एपाइसिस में केवल तभी जाता है जब पौधा नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड में एक्सपोज करता है। जी हाँ, हम जानते हैं कि हार्मोनल सब्सटेंस यानी कि फ्लोरिजन फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
यह हार्मोनल सब्सटेंस फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए लिव्स से शूट एपाइसिस में केवल तभी जाता है जब पौधा निश्चित। रिवाइज कीजिए 15.6। और यह बताइए कि वर्नलाइजेशन किसको कहा जाता है। जी हाँ, कुछ पौधे फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर के एक्सपोजर पर क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली डिपेंड रहते हैं। इस फेनोमेनन को वर्नलाइजेशन कहा जाता है। जी हाँ, कुछ पौधे फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर के एक्सपोजर पर क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली डिपेंड रहते हैं। इस फेनोमेनन को वर्नलाइजेशन कहा जाता है। बताइए वर्नलाइजेशन क्या करता है। जी हाँ, वर्नलाइजेशन लेट ग्रोइंग सीजन में प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोकता है तथा पौधे को मैच्योरिटी तक पहुंचाने के लिए सफिशिएंट टाइम उपलब्ध कराता है। जी हाँ, वर्नलाइजेशन लेट ग्रोइंग सीजन में प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोकता है तथा पौधे को मैच्योरिटी तक पहुंचाने के लिए सफिशिएंट टाइम उपलब्ध कराता है। प्रिकॉशियस का क्या मतलब है। जी हाँ, प्रिकॉशियस मतलब समय से पहले पाका हुआ। जी हाँ, प्रिकॉशियस मतलब समय से पहले पाका हुआ। वर्नलाइजेशन किसको कहते हैं। जी हाँ, लो टेम्परेचर पीरियड में फ्लावरिंग के प्रोमोशन को वर्नलाइजेशन कहते हैं। जी हाँ, लो टेम्परेचर पीरियड में फ्लावरिंग के प्रोमोशन को वर्नलाइजेशन कहते हैं। कुछ फूड प्लांट्स जैसे वीट, बार्ली तथा अरे में 2 वैरायटीज होती है। नाम बताइएगा। जी हाँ, कुछ फूड प्लांट्स जैसे वीट, बार्ली तथा रे में 2 वैरायटीज होती है, विंटर और स्प्रिंग। बताइए स्प्रिंग वैरायटीज क्या करती है। जी हाँ, स्प्रिंग वैरायटीज यह नॉर्मली स्प्रिंग में बोई जाती है और इनमें फ्लावर आते हैं तथा ग्रोइंग सीजन की समाप्ति की पहले ही ग्रेन्स को प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, स्प्रिंग वैरायटीज यह नॉर्मली स्प्रिंग में बोई जाती है और इनमें फ्लावर आते हैं तथा ग्रोइंग सीजन की समाप्ति की पहले ही ग्रेन्स को प्रोड्यूस करती है। बताइए विंटर वैरायटीज में क्या होता है। जी हाँ, विंटर वैरायटीज में यदि ये स्प्रिंग में बोई जाती है तो ये फ्लावरिंग सीजन के दौरान फ्लावर तथा मैच्योर ग्रीन को प्रोड्यूस करने में असफल होती है, इसलिए इन्हें ऑटोमन सीजन में बोया जाता है। ये जर्मिनेट होते हैं तथा विंटर में स्मॉल सीडलिंग के रूप में बाहर आते हैं, फिर स्प्रिंग में ग्रोथ करते हैं तथा लगभग मिड समर के दौरान काट यानी कि हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। जी हाँ, विंटर वैरायटीज में यदि ये स्प्रिंग में बोई जाती है तो ये फ्लावरिंग सीजन के दौरान फ्लावर तथा मैच्योर ग्रीन को प्रोड्यूस करने में असफल होती है, इसलिए इन्हें ऑटोमन सीजन में बोया जाता है। ये जर्मिनेट होते हैं तथा विंटर में स्मॉल सीडलिंग के रूप में बाहर आते हैं, फिर स्प्रिंग में ग्रोथ करते हैं तथा लगभग मिड समर के दौरान काट यानी कि हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। वर्नलाइजेशन इन बाइनियल प्लांट्स के बारे में बताइए। जी हाँ, बाइनियल्स मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं जो नॉर्मली सेकेंड सीजन में फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं तथा मर जाते हैं। शुगर बीट, कैबेज, कैरोट कुछ कॉमन बाइनियल प्लांट्स हैं। यदि ग्रोइंग बाइनियल प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये सब्सिक्वेंट यानी कि आगामी फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, बाइनियल्स मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं जो नॉर्मली सेकेंड सीजन में फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं तथा मर जाते हैं। शुगर बीट, कैबेज, कैरोट कुछ कॉमन बाइनियल प्लांट्स हैं। यदि ग्रोइंग बाइनियल प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये सब्सिक्वेंट यानी कि आगामी फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। चलिए कॉमन बाइनियल प्लांट्स का 3 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, शुगर बीट,
कैबेजेस, कैरोट कुछ कॉमन बाइनियल प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। यदि ग्रोइंग बाइनियल प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए तो क्या ये सब्सिक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, यदि ग्रोइंग बाइनियल प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये सब्सिक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, यदि ग्रोइंग बाइनियल प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये सब्सिक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है।